नमस्ते सदावत सले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। चलिए बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने एक टेंडर जारी किया है 29,762 नाइट साइट्स के लिए, जिन्हें की उनके एसेसरीज के साथ खरीदा जाएगा और ये बाय इंडियन कैटेगरी के तहत परचेज की जाएंगी और इन्हें 7.62 × 51 mm राइफल्स के साथ लगाया जाएगा। कहा जा रहा है कि इनका 4x मैग्निफिकेशन होना चाहिए और ये चलते हुए इंसान को 600 मीटर पर डिटेक्ट करने में सक्षम होने चाहिए और खड़े इंसान को 500 मीटर में डिटेक्ट करने की क्षमता इनमें होनी चाहिए। साथ ही ये जो साइट्स हैं वो रिमूवल रिचार्जेबल बैटरी के साथ भी होनी चाहिए। वहीं अगली खबर की बात करते हैं तो वो जर्मनी और भारत को लेकर आ रही है। दोस्तों, जर्मनी ने अब भारत को अपनी डॉल्फिन 2 क्लास की पनडुब्बी की पेशकश की है, जो कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तहत की जाएगी। और कुछ रिपोर्ट अब सामने भी आई हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि 6 डॉल्फिन 2 क्लास की पनडुब्बियों को भारत के साथ बनाने के लिए बातचीत चल रही है। और ये जो डॉल्फिन 2 क्लास की सबमरीन है, ये फ्यूल सेल AIP सिस्टम के साथ इक्विप्ड होंगी। डॉल्फिन 2 पनडुब्बी में 6 533 मिलीमीटर के टॉर्पीडो ट्यूब, इसके अलावा 4 650 mm के टॉर्पीडो ट्यूब्स हैं माइंस लेइंग के लिए। और ये पनडुब्बी बड़ी सबमरीन क्रूज मिसाइलों को भी लॉन्च कर सकती है। इसके अलावा ये पनडुब्बी स्विमर व्हीकल्स को भी डिलीवर कर सकती है। यही नहीं, इसका हल 350 मीटर की गहराई तक जा सकता है और ये 30 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, पारस डिफेंस ने एक अटैक ड्रोन तैयार किया है जिसका नाम आर्चर है और ये एक फोल्डेबल और इजी टू कैरी ड्रोन है। इसका कुल वजन 25 किलोग्राम है और आर्चर 10 किलोग्राम के पेलोड को आसानी से ले जा सकता है और ये अपने साथ 8 इम्पैक्ट बेस्ड बॉम्ब ले जा सकता है। साथ ही ये पेलोड को मैनुअली और ऑटोनॉमसली छोड़ सकता है। इसकी रेंज 20 किलोमीटर है और इसका इंड्योरेंस टाइम है 40 मिनट का। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स का राफेल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मल्टीनेशनल वॉर गेम में हिस्सा लेने जा रहा है और इस मल्टीनेशनल वॉर गेम का नाम है ओरियन, जिसे कि फ्रांस होस्ट कर रहा है। दोस्तों, इस ओरियन एक्सरसाइज में कई नाटो के देश और दूसरे फ्रांस के सहयोगी शामिल होंगे और भारतीय वायुसेना का ये राफेल फाइटर जेट फ्रांस के लिए उड़ान भरेगा। आपको बता दें कि ये एक बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जिसमें कि फ्रांस की जो सहयोगी देश है, खास करके अमेरिका और यूके भी इसमें शामिल है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय डिफेंस सेक्रेटरी ने HAL की तीसरी तेजस एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन फैसिलिटी का उद्घाटन किया है, जो कि तेजस मार्क 1A का उत्पादन बढ़ाएगी और इसे 16 से 24 एयरक्राफ्ट हर साल ले जाएगी। HAL की योजना है कि 83 तेजस मार्क 1A फाइटर को जल्द से जल्द बनाया जाए ताकि इस असेंबली लाइन को तेजस मार्क 2 के लिए खाली कर दिया जाए। वह डिफेंस सेक्रेटरी ने 100वें यानी कि 100th रिपेयर एंड ओवरहॉल Su-30 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को दिया है और अब HAL के नासिक डिवीजन की जो ओवरहॉल क्षमता है वो 20 Su-30 एयरक्राफ्ट पर ईयर हो जाएगी। इसके अलावा डिफेंस सेक्रेटरी ने इस मौके पर कहा कि HAL को अब अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना श्रीलंका में अब अपना एक नया रडार बेस स्थापित करने की बात कर रहा है ताकि वो यहाँ से भारतीय नौसेना की जो एक्टिविटीज़ है उन्हें मॉनिटर कर सके। इसके साथ ही साथ वो भारत के जो स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं यानी कि रणनीतिक संपत्ति है उनका भी मूल्यांकन करना चाहता है। और यही नहीं दोस्तों, ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो चाइना का नया रडार बेस जो श्रीलंका में होगा वो अमेरिकी मिलिट्री के मूवमेंट को भी ट्रैक करेगा और ये जो रडार बेस है वो श्रीलंका के जंगल वाले इलाके टोंडारा हेड में खोला जाएगा, जो कि कोलंबो से मात्र 155 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि तेजस मार्क 1A की जो डिलीवरी थी वो 2024 से होनी थी, लेकिन अब उसमें और डिले हो सकता है, जिसके पीछे का कारण ये है कि अभी इसके जो इक्विपमेंट्स हैं उनके एक्सटेंसिव फ्लाइट टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन होना बाकी है, क्योंकि तेजस मार्क 1A में कई तरीके के परिवर्तन किए गए हैं जिसकी वजह से इसे प्रोडक्शन में आने में थोड़ी देरी हो सकती है। दरअसल दोस्तों, तेजस मार्क 1A प्रोटोटाइप ने जो मई 2022 में उड़ान भरी थी, जिसमें कि इसमें एडवांस सेंसर्स और एवियोनिक्स लगाए गए थे, खासकर कि ELM EL2052 ISR रडार भी इसमें शामिल है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि HAL ने अभी तक इन नए सिस्टमों के साथ सभी सर्टिफिकेशन जो ट्रायल्स हैं वो पूरे नहीं किए हैं और वर्तमान में LCA की जो प्रोडक्शन लाइन है उस पर तेजस ट्रेनर्स का कब्जा भी है, जो कि ऑर्डर पर है। HAL को पहले 18 तेजस ट्रेनर की जरूरत है, लेकिन केवल एक FOC तेजस ट्रेनर ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है, जबकि 17 और तेजस ट्रेनर्स को अभी रोल आउट और फिर इनकी पहली उड़ान भी की जानी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, ब्रह्मोस एरोस्पेस की CEO और MD अतुल राणे ने कहा था कि कम से कम 8 देश उनसे ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए बातचीत कर रहे हैं, जिनमें कि साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और इवन अफ्रीकी देश शामिल है। उन्होंने बताया कि शुरुआती दौर में इस मिसाइल का स्वदेशीकरण का स्तर केवल 13% था, लेकिन अब 80% से अधिक हो गया। यही नहीं, उन्होंने दावा भी किया है कि भारत एकमात्र देश है जिसके पास ब्रह्मोस कैलिबर मिसाइल है, जिसका मतलब ये है कि सिर्फ
इसके ई इंजन को छोड़कर मिसाइल का निर्माण भारत में होता है। वहीं कुछ खबरें सामने आ रही है भारत के स्वदेशी S-400 को लेकर। दरअसल भारत के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी ने कहा था कि रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की 5 रेजिमेंट खरीदने के बाद भारतीय वायुसेना DRDO के द्वारा बनाई गई एक्सटेंडेड रेंज एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि इराट्स को 2 इंटरसेप्टर मिसाइल सिस्टम के साथ खरीदेगा। दरअसल इराट्स यानी कि एक्सटेंडेड रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की जो इंटरसेप्टर मिसाइल है उसकी रेंज 150 किलोमीटर है फाइटर साइज टारगेट्स के खिलाफ, और इसका जो XRSAM है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है बड़े टारगेट्स के खिलाफ, और जो फोर्स मल्टीप्लायर साइज टारगेट्स होते हैं खास करके AWACS/FRA इनके खिलाफ इसकी रेंज 350 से 400 किलोमीटर है। इराट्स को अक्सर लंबी दूरी पर हवाई लक्ष्यों को इंगेज करने और उन्हें बेअसर करने की क्षमता की वजह से तैयार किया गया है। इसी वजह से इसे भारतीय S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी कहा जाता है। कई सालों तक इसका विकास किया गया है और MRSAM और AD-1 एंटी बैलिस्टिक इंटरसेप्टर मिसाइलों के लिए जो तकनीकें विकसित की हैं उसके ही इस्तेमाल से इसे तैयार किया गया है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुखोई फाइटर जेट में करीबन 30 मिनट तक उड़ान भरी। उड़ान के दौरान राष्ट्रपति को ले जा रही सुखोई 30 फाइटर जेट ने ब्रह्मपुत्र नदी और तेजपुर घाटी के ऊपर से उड़ान भरी। एयरक्राफ्ट को 106 स्क्वाड्रन की कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन नवीन कुमार ने उड़ाया। इस दौरान सुखोई ने समुद्र सतह से 2 किलोमीटर की ऊंचाई और 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरी। फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की तीसरी राष्ट्रपति हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस अपडेट में मैंने आपको बताया था कि म्यांमार का जो कोको आइलैंड है वहां पर चाइना अपना नेवल बेस बनाने की फिराक में है और उसने शायद काम शुरू कर दिया है। ऐसे में दोस्तों खबरें ये भी आ रही हैं कि क्या पैसों के खातिर म्यांमार बिक गया है। दोस्तों, कोको आइलैंड की इस खबर को लेकर कई सारी बात सामने आई थी जिसमें कहा जा रहा था कि चाइना के जो काम करने वाले मजदूर हैं वो यहाँ पर एक हवाई पट्टी का विस्तार कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से 1255 किलोमीटर दूर है ये कोको आइलैंड, जहाँ पर दिन रात काम चल रहा है और चाइना इसी आइलैंड के थ्रू भारत की जासूसी का पूरा प्लान बना रहा है। लेकिन अभी हाल ही में भारत ने दोस्तों इसके बारे में कुछ सबूत म्यांमार के सामने पेश किए हैं, लेकिन पड़ोसी देश म्यांमार ने इन बातों से साफ तौर पर इनकार कर दिया है। उनका कहना है कि उनकी जमीन पर किसी दूसरे की सेना नहीं है। इसके अलावा म्यांमार की सेना सरकार ने कहा है कि यहाँ पर किसी भी तरीके की चीनी भागीदारी नहीं है। यानी कि दोस्तों म्यांमार ने साफ तौर पर मना कर दिया, लेकिन भारत फिर भी यहाँ पर टेंशन में। अब ऐसा कहा जा रहा है कि इस बुनियादी ढांचे से चीन नौसैनिक ठिकानों के कम्युनिकेशन और मिसाइलों के परीक्षण को ट्रैक कर सकता है और यहाँ पर जासूसी उपकरणों की तस्वीरें भी सामने आ रही थी। और सिचुएशन अब ये है कि चाइना यहाँ से इसरो के लॉन्च साइट श्रीहरिकोटा और DRDO के लॉन्च साइट चांदीपुर पर भी नजर रख सकता है। म्यांमार की तरफ से कहा गया है कि म्यांमार और भारत के बीच हमेशा कई स्तरों पर बातचीत होती है, लेकिन इस मुद्दे पर कोई विशेष चर्चा नहीं हुई है। भारत सरकार पहले से ही अच्छी तरीके से जानती है कि केवल म्यांमार के सुरक्षा बल वहां मौजूद है और वो अपने देश की रक्षा गतिविधियों का काम कर रहे हैं। वहीं इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करेगा। यही नहीं, बागची ने बताया कि सरकार भारत की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले सभी घटनाक्रमों पर लगातार नजर रख रही है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर खबर ये आ रही है, कहा यह जा रहा है कि म्यांमार की सेना के जनरल आर्थिक रूप से बीजिंग पर निर्भर हो गए हैं, क्योंकि 2021 में तख्ता पलट के बाद अमेरिका और यूरोप ने कई सख्त प्रतिबंध इनके ऊपर लगा रखे हैं। ऐसे में हो भी सकता है कि पैसों के खातिर म्यांमार बिक गया। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत सरकार ने लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेब ऑब्जर्वेटरी इंडिया की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2600 करोड़ रुपए की लागत से लीगो इंडिया की स्थापना की जाएगी। परमाणु ऊर्जा विभाग ने इस बारे में कहा है कि ब्रह्मांड की बेहतर समझ और न्यूट्रॉन, सितारों व ब्लैक होल्स जैसे खगोलीय अवधारणाओं के अध्ययन के लिए गुरुत्वाकर्षित तरंगों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इन तरंगों को तलाशने और उनके स्रोत का पता लगाने के लिए कम से कम 3 वेधशालाओं की जरूरत है। 2 पहले से ही अमेरिका में स्थापित है। ऐसी तीसरी वेधशाला यानी कि ऑब्जर्वेटरी भारत में बनाने के लिए भारत सरकार की मौजूदगी में मार्च 2016 में अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर हुए थे और लीगो इंडिया का संचालन परमाणु ऊर्जा विभाग करेगा। इसका निर्माण और संचालन में इस विभाग की 3 संस्थाएं और यूजीसी की एक स्वायत्त बॉडी की हिस्सेदारी होगी। इस परियोजना के लिए महाराष्ट्र के हिंगोली जिले में 174 हेक्टेयर जमीन अधिकृत की जा चुकी है। परियोजना के लिए पर्यावरणीय मंजूरी भी मिल चुकी है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इसरो अब नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पर काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि इस NGLV को इस साल के अंत तक तैयार कर लिया जाएगा। NGLV 10 टन का पेलोड ले जाएगा जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट में और 20 टन का लो अर्थ ऑर्बिट में, जिससे कि लॉन्च कॉस्ट पर किलोग्राम $3000 से भी कम हो जाएगी। कहा जा रहा है कि इसरो इसके लिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के साथ बातचीत कर रहा है जो कि NGLV प्रोग्राम का हिस्सा होंगे।
और ये जो प्राइवेट कंपनी है वो केवल सप्लाई चेन पार्टनर नहीं होगी बल्कि इन्वेस्टर भी होगी। नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एक तरीके से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का आने वाले समय में जगह लेगा और इसमें बूस्टर फेज के लिए सेमी क्रायोजेनिक प्रपल्शन होगा। 2030 से 31 के बीच इसके डेवलपमेंटल जो परीक्षण है वो शुरू किए जाएंगे। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब है, आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूँ नई जानकारी के साथ। वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।